तो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी में बहुत ही शानदार सेशन में आपका स्वागत है। पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के न्यूटन का सूत्र, लेंस की क्षमता, संपर्क में दो लेंसों के तुल्य फोकस दूरी, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत ही शानदार सेशन आज होने वाला है। सेशन थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन क्या बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आपकी एग्जाम भी क्या है नज़दीक ही आ रहा है। दिन ब दिन क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो बहुत ही जल्द आपके लिए रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ। क्या बहुत शानदार सीरीज, 2 सीरीज शुरू होगी। एक क्या जो आज तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी एक सीरीज चलेगी, और जो पढ़ लिए हैं उनके रिवीजन के लिए, जो पढ़ रहे हैं इस पूरे सेशन को, उनके लिए क्या रिवीजन सीरीज जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो कह रहा पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। तो यक्स इंटू यक्स डैश बराबर होता है एफ इंटू एफ डैश। ये क्या है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए क्या, यह न्यूटन का सूत्र है। तो जहाँ पर हमारे जो यक्स है हमारा, यहाँ पर यक्स एफ1 से वस्तु की दूरी है। यक्स क्या है, एफ1 से प्रथम फोकस से क्या है, एफ1 से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, एफ1 से क्या है, वस्तु की दूरी। जो हमारा यक्स है, यक्स डैश है, वह क्या है, एफ2 से प्रतिबिंब की दूरी, एफ2 से प्रतिबिंब की दूरी, एफ2 से प्रतिबिंब की दूरी, एफ2 से क्या प्रतिबिंब की दूरी। और जो हमारा एफ है प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, एफ1 क्या है यहाँ पर प्रथम फोकस दूरी। और जो हमारा एफ डैश है, ये हमारा क्या द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। तो ये तो हमारा क्या है फार्मूला हो गया। अब इसका तो प्रूफ तो देखना पड़ेगा ना, कैसे इसका प्रूफ करेंगे। तो आइए प्रूफ इसका देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर पहले से ही बना रखा है और आपको प्रूफ करके दिखा। मान लीजिए क्या यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, एक कोई वस्तु यहाँ पर क्या की गई है, यहाँ पर वस्तु को रखा गया है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा वस्तु रखा है। कोई वस्तु क्या ए बी है, ए बी से चलने वाली क्या 2 प्रकार की, एक चलेगी क्या फोकस से होकर गुजरेगी, और एक क्या होगी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर गुजरने पर क्या आती है, जो फोकस से होकर जाती है जो किरण क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। और जो क्या आती है मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, क्या है वो द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। दोनों जिस बिंदु पर मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा वस्तु की दूरी, एफ1 से वस्तु की दूरी को क्या मान लिया, हम एक्स मान लेते हैं, और वक्रता केंद्र से फोकस क्या होगा, हमारा फोकस को मान लेते क्या एफ मान लेते हैं, और इसको क्या एफ2 को मान लेते हैं, क्या एफ डैश मान लेते हैं। एफ2 को क्या मान लिया हमने, एफ डैश मान लिया, और एफ2 से प्रतिबिंब की दूरी को हमें क्या मान लिया, एक्स डैश मान लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए बढ़ते हैं अब आगे। अब इसका प्रूफ करेंगे कैसे। तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए बी एफ1 और एफ1 क्यू सी, एफ1 क्यू सी, इस त्रिभुज को लेंगे और इस त्रिभुज को लेंगे। उसके बाद हम लेंगे क्या, इस त्रिभुज को लेंगे पी सी एफ2, इसको लेंगे फिर एफ2 ए डैश बी, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। तो आइए एक एक करके इनको लिखते हैं। तो आइए लिखते हैं त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी एफ1 तथा त्रिभुज एफ सी क्यू एक दूसरे के समरूप हैं, दूसरे के समरूप हैं, क्या एक दूसरे के क्या समरूप हैं। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा सी क्यू, क्या हो जाएगा हमारा ए बी बटे क्या हो जाएगा सी क्यू, और ए1 एफ1 बटे एफ1 सी बराबर हो जाएगा ए एफ1 बटे सी एफ2, सी एफ1, ए एफ1 बटे सी एफ1, सी एफ1। तो क्या जाएगा ए बी बटे सी क्यू, जो सी क्यू क्या है, ये सी क्यू क्या है किसके बराबर, ए डैश बी डैश के। जो सी क्यू है ये हमारा क्या है, इसके बराबर ही तो है। तो हमारा ए डैश बी डैश क्या है सी क्यू के बराबर,
ए बी बटे क्या आ जाएगा ए डैश बी डैश डैश। अब हो जाएगा ए F1 बटे सी F1, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अब आगे त्रिभुज PCF2 तथा त्रिभुज F2 A डैश B डैश में, ये दोनों क्या है, ये भी दोनों भी क्या हैं समरूप हैं। जब समरूप हैं तो हम कह सकते हैं कि PC बटे क्या आ जाएगा A डैश B डैश, PC बटे A डैश B डैश। तो ये क्या है यहाँ पर PC, ये हमारा क्या है PC बटे A डैश B डैश, और CF2 बटे A डैश F2 बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद PC बटे A डैश B डैश हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा CF2 बटे F2 A डैश F2, लिख देंगे CF2 CF2 बटे A डैश F2। अब हमारा हो जाएगा क्या PC बटे A डैश B डैश। तो PC के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं AB, ये हमारा PC क्या AB के बराबर है, हमारा हो जाएगा AB बटे A डैश B डैश बराबर CF2 बटे A डैश F2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या आ जाएगा A F1 बटे C F1 बराबर C F2 बटे A डैश F2। तो क्या हो जाएगा ये वाला क्या, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो अब आइए आगे। अब यहाँ पर क्या A F1 को क्या माने, A F1 हमारा क्या x है, A F1 क्या हमारा x है, और इधर की दूरी क्या होता है, सामने की दूरी क्या होता है, लेंस के सामने की दूरी क्या ऋणात्मक होता है। इधर क्या लेंगे निगेटिव, और इधर का क्या लेंगे हम पॉजिटिव। तो इधर की लेंस क्या निगेटिव है और इधर की दूरी क्या होगा हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा x हो गया, और CF1 हमारा क्या हो जाएगा F हो जाएगा x बटे F। फिर CF2 का मान कितना है हमारा F डैश है, और A डैश F2 का मान क्या x डैश है। तो अब यहाँ पर रखेंगे क्या हमारा हो जाएगा माइनस x बटे माइनस F बराबर हो जाएगा यहाँ पर F डैश बटे x डैश, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, हमारा हो जाएगा क्या x इंटू x डैश बराबर F इंटू F डैश। हमारा क्या हो जाएगा यही क्या हो जाएगा सूत्र, यही क्या है यही न्यूटन का सूत्र है, यही क्या है न्यूटन का सूत्र है, न्यूटन का सूत्र है। ये क्या हमारा न्यूटन का क्या है सूत्र है, ये न्यूटन का क्या है हमारा सूत्र है। ये क्या हमारा न्यूटन का सूत्र है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, कोई लेंस प्रकाश की किरण को जितना अधिक क्या करेगा मोड़ेगा, वही क्या कहलाती है उस लेंस की क्षमता कहलाती है। मीटर में मापी गई फोकस दूरी के क्या कहते हैं व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी को व्युत्क्रम को क्या कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कोई भी लेंस किसी भी लेंस को क्या करें हम प्रकाश डाल रहे हैं, तो जितना अधिक क्या करेगा वह मोड़ेगा लेंस क्या है उतनी ही अधिक क्या उसकी क्षमता होगी। कोई लेंस प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है प्रकाश किरणों को क्या था जितना अधिक मोड़ता है उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है
उस लेंस की क्षमता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। जितना अधिक प्रकाश को मोड़ेगा क्या उस लेंस की क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। तो लिख सकते हैं कि मीटर में मापी गई, मीटर में मापी गई, मीटर में मापी गई फोकस दूरी, फोकस दूरी, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, दूरी के व्युत्क्रम, दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर होता है क्या, P बराबर 1/f, किसमें, मीटर में। P बटे क्या होता है, P बराबर क्या है, 1/f, किसमें, मीटर में। तो क्या होगा हमारा, ये लेंस की क्या होगी, क्षमता हो गई। तो लेंस की क्षमता क्या हो गई, ये हो गई, ये लेंस की क्या हो गई, क्षमता हो गई। तो P बराबर क्या, 1/f, किसमें, मीटर में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं इस क्षमता का मात्रक क्या होता है। इस क्षमता का मात्रक होता क्या है। तो मात्रक इसका, जो हमारा लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर। इसे क्या कहते हैं, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। यदि F बराबर क्या हो, 1 मीटर हो, यदि F बराबर क्या, फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर, तब जो हमारी क्षमता होगी P बराबर क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। अतः कह सकते हैं कि अतः 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर होगी या होती है। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर हो जाएगा 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में। यदि क्या फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है द्रव में डुबाने पर लेंस की क्षमता क्या होती है, बदल जाती है। किसी लेंस को क्या किया हमने, द्रव में डुबा दिया, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो कह रहा है संपर्क में रखे 2 लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, संपर्क में क्या किएगा, 2 लेंस को रखे हैं L1 और L2, तो इनकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी। तो यही 2 लेंस है, यहाँ पर L1 व L2, L1 व क्या है, L2 क्या है, लेंस हैं। और जहाँ F1 व F2 क्या है, इनकी फोकस दूरी है, F1 व F2, F1 व F2 क्या है, फोकस दूरी। यहाँ पर क्या आ गई, इनकी फोकस दूरी क्या आ गई, F1 व F2। यहाँ पर क्या वस्तु रखा है, ये क्या है, हमारी वस्तु की दूरी U है, और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पर इसकी वजह से क्या, एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा I', इसकी वजह से क्या वस्तु यहाँ आएगी, और क्या होगा, इसका प्रतिबिंब क्या, वास्तविक प्रतिबिंब क्या ये बनेगा, I बनेगा। जब यहाँ से क्या किया, प्रकाश जाएगी तो इस पर पड़ेगी, इस लेंस से क्या आ गई, जब सघन से क्या विरल से सघन में जा रही थी, क्या अविलंब की ओर क्या गई, झुक गई। यहाँ पर क्या अविलंब खींचेंगे, क्या अविलंब की ओर क्या आ जाएगी, झुक जाएगी। जब अविलंब की ओर क्या आ गई, अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब इस जब यहाँ पर गई फिर क्या आ गई, अब फिर विरल से फिर सघन में गई, क्या और अविलंब की ओर क्या आ गई, झुक गई, तो हमारा प्रतिबिंब क्या यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। मान लेते हैं क्या पहला लेंस है, दूसरा लेंस नहीं है, तो दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में
मान लीजिए क्या एक ही लेंस है तब, दूसरे लेंस की अनुपस्थिति में, लेंस की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, दूसरे लेंस की अनुपस्थिति, जब क्या दूसरा लेंस नहीं है तब हमारा हो जाएगा 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। समीकरण नंबर 1। मान लीजिए क्या है, जब ये दूसरा लेंस नहीं है तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, आई डैश पर बनेगा तो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, v डैश हो जाएगा, और हमारा क्या u, वस्तु की दूरी क्या होगी, u होगी, फोकस दूरी क्या होगा हमारा f1। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा f1 पहले लेंस के लिए। तो दूसरे लेंस की उपस्थिति में, जब दूसरा लेंस आ गया, दूसरे लेंस की उपस्थिति में, लेंस की उपस्थिति में, दूसरे लेंस की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हमारा f2 हो जाएगा। फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। और जो हमारा प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, v पर बनेगा। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, v हो जाएगी, और माइनस, और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी हमारा v डैश हो जाएगा। वस्तु की दूरी हो जाएगा क्या, u के जगह पर हो जाएगा v डैश। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब करना है क्या, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो समीकरण 1 और 2 को आइए जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 धन 2 से, तो हमारे क्या जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। तो यहाँ पर v डैश से v डैश क्या होगा, कट गया, और हमारा आ गया क्या 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। इक्वेशन नंबर 3। तो लिख सकते हैं कि यदि L1 व L2, यदि L1 व L2 दोनों लेंस के स्थान पर, दोनों लेंसों के स्थान पर, दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस, जो स्थान पर एक ऐसा लेंस, एक ऐसा लेंस जो u दूरी पर रखी वस्तु का, लेंस जो u दूरी पर रखी, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, रखी वस्तु, u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या करे, v दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब क्या v दूरी पर बनाता है, बनाता है। तो क्या है, यदि क्या हो L1 और L2 क्या हो, दो लेंसों के क्या स्थान पर क्या करे, एक ऐसा लेंस हो जो क्या करे, प्रतिबिंब कहाँ बनाए, v दूरी पर बनाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बनाता है, और लेंस को क्या कहे, और लेंस की क्या हो, संयुक्त फोकस दूरी क्या हो, यदि f हो, यदि उसकी दोनों लेंसों की क्या संयुक्त फोकस दूरी क्या है, और लेंस की क्या हो, और लेंस की संयुक्त, मतलब क्या एक साथ संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी क्या हो, f हो, संयुक्त फोकस दूरी क्या हो, f हो। तो हमारा क्या आ जाएगा 1/, यह बराबर क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u। समीकरण नंबर 4।
अब समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हमारा क्या आ जाएगा 1/f1 + 1/f2 बराबर क्या आ जाएगा 1/f। हमारा क्या आ जाएगा 1/f1 + 1/f2 बराबर क्या आ जाएगा, हो जाएगा हमारा f। अब हो जाएगा क्या, f हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/f बराबर f1 + f2 बटे f1 f2, या f बराबर हमारा हो जाएगा f1 f2 बटे f1 + f2। f1 + f2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो f है, क्या यह लेंस की संयुक्त फोकस दूरी f का सूत्र है, या लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी f का सूत्र है। संयुक्त फोकस दूरी f का सूत्र है। संयुक्त फोकस दूरी क्या है, f का क्या है, सूत्र है। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि क्या हो 1/f1 बराबर p, 1/f1 बराबर क्या, 1/f1 बराबर क्या होता है, p होता है, और 1/f2 मतलब फोकस दूरी का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। तो इसको मान लेते हैं p1 और 1/f2 को मान लेते हैं क्या, p2। तब 1/f बराबर क्या आएगा हमारा p। तो अतः कह सकते हैं कि जो हमारी लेंस की क्षमता होगी, अतः लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है, p1 + p2। मतलब दो लेंसों की जो क्षमताएं होती है क्या होती हैं, सीधी जुड़ जाती हैं। दो लेंस की क्षमता दी गई, इसका यूज क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल में करेंगे। यह क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र है। यह संयुक्त लेंस की यदि क्या कहें, दो लेंसों की क्षमता दी है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे सीधा। संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र है, क्षमता का सूत्र है। फोकस दूरी हुई तो क्या करेंगे, क्षमता हम निकाल सकते हैं 1/, क्या करें उल्टा करके करें, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमें संयुक्त फोकस दूरी की क्या, संयुक्त लेंस की क्या होगी, क्षमता पता चल जाएगी। तो हमारा ये तो लेंस का कार्यक्रम हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं प्रिज्म की तरफ। तो प्रिज्म होता क्या है, कह रहा है परस्पर किसी कोण पर झुके हुए, मतलब क्या प्रिज्म क्या होता है, दो कोणों पर क्या, किसी कोण पर झुका हुआ, दो समतल, मतलब क्या एक समतल दो समतल, मतलब क्या ये भी समतल है, ये भी, दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम, मतलब क्या हो, समांगी हो, मतलब दोनों का माध्यम क्या हो, समान हो, समांगी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इन दोनों पृष्ठों को, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। जो हमारा क्या ये कोण है, ये क्या होता है, हमारा अपवर्तक कोण होता है। तो परस्पर किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। और इन दोनों पृष्ठों को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। तो आइए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र देखते हैं। मान लीजिए क्या एक हमारा ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर हमने क्या किया, कोई प्रकाश क्या किया, इस पर हमने आपतित किया। इस प्रिज्म पर हम क्या करें, प्रकाश को क्या करें, आपतित कर रहे हैं। इस पर हमने क्या किया, प्रकाश को आपतित किया। जब प्रकाश आपको आप क्या करते हैं, आपतित करते हैं, तो क्या होगा, ये प्रकाश क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर क्या जाएगा। जब प्रकाश को क्या करें, आपतित करते हैं, इस पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा। इस पर हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचते हैं। इस पर हमने क्या किया, अभिलंब खींचा। इस पर हमने अभिलंब खींचा, तो अभिलंब से क्या, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा आपतन कोण क्या है, हमारा आई कोण पर क्या किया हमने, प्रकाश को, I1 कोण पर क्या है, हमने प्रकाश को आपतित किया। जब प्रकाश को आपतित करते हैं तो प्रकाश को जाना कहाँ चाहिए था, इस प्रकाश को जाना चाहिए था क्या, सीधे, इस प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था। लेकिन एक सेकंड, इस प्रकाश को हमने क्या किया, यहाँ से डाला
तो इस प्रकार क्या जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो गया, विरल माध्यम से क्या हो रही, जब सघन माध्यम में जा रही तो प्रकाश क्या हो गई, अविलंब की ओर क्या हो गई, अविलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। क्या हुई, अविलंब की ओर क्या हो गई, ये प्रकाश क्या हो गई, झुक गई। अविलंब की ओर ये जो प्रकाश है क्या हो गई, झुक गई। अब पुनः अब ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक अविलंब खींचते हैं। तो इस पर क्या हमने एक अविलंब डाला, इस पर हमें क्या करेंगे, एक सेकंड, इस पर हमने क्या किया, अविलंब डालते हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, अविलंब डालेंगे। एक सेकंड, हमने क्या किया, इस पर अविलंब डाला। क्या किया हमने, अविलंब डाला। जब अविलंब डालते हैं तो क्या आती है, जब प्रकाश क्या आती है, सघन माध्यम से क्या रहे, विरल माध्यम में अविलंब से क्या जाएगी, दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या आ जाएगी, दूर हट जाएगी। प्रकाश क्या आएगी, किरण आएगी, क्या अविलंब से दूर हट जाएगी। और इसको क्या करें, इसको हम पीछे तक बढ़ाते हैं। तो क्या आपतित किरण और अपवर्तित किरण को क्या कहते हैं, पीछे तक बढ़ाते हैं। और दोनों के जिस मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, एक हमारा क्या बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है डेल, हमारा क्या बनेगा, ए डेल। इसको हम क्या, कौन सा कोण कहते हैं, डेल को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। प्रिज्म कोण कहते हैं ना। हमारा क्या हो जाएगा, ये विचलन कोण हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, आई प्रकाश की किरण डाली, और अपवर्तित कोण क्या होगा हमारा R1, ये हमारा क्या हो गया, R1 हो गया। जब ये R1 हो गया तो क्या था, I1, मतलब क्या, ये पूरा क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए क्या हमारा, I1 ही होना चाहिए ना। तो क्या R1 निकल गया तो हमारा इस कोण का मान क्या हो जाएगा, हमारा इस कोण का मान, जो हमारा ए कोण होगा, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 क्या हो जाएगा हमारा, I1 माइनस R1। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, R2 प्रकाश की किरण क्या रही, जा रही है, R2 जा रही है। और यहाँ पर क्या हो गई, हमारी I2 निकल गई, I2 कोण पर निकल गई। तो हमारा क्या होगा, ये I2 हो गया। जब ये I2 हो गया तो इसका मान ये क्या है, ये सीधी रेखा, क्या ये हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2, ये होगा क्या, ये हमारा हो जाएगा I2 माइनस R2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए इसका नाम लिखते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं M, और इसको मान लेते हैं T। क्या क्या, इसको हम मान लेते हैं T, तो इसको हमने मान लिया क्या, T। ये हमारा मान लेते हैं यस, RS, ये हमारा A है, A B है, और ये हमारा C है। तो हमें उम्मीद है अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको, जो हमारा डेल है, जो हमारा यहाँ पर डेल है, वह त्रिभुज T डेल, हमारा जो डेल है क्या है, डेल त्रिभुज TQR, जो हमारा डेल है त्रिभुज TQR का क्या है, डेल हमारा क्या है, बहिष्कोण है। TQR का बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण। TQR का क्या है, बहिष्कोण है। तो डेल हमारा हो जाएगा, डेल बराबर हो जाएगा I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो यही तो होगा, एक कोड़वा दोनों जुटेगा तभी तो डेल का मान निकल पाएगा। तो हो जाएगा हमारा डेल बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। तो हम लिख देंगे डेल बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में, और माइनस R1 प्लस R2 एक ब्रैकेट में, हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब चतुर्भुज, अब हम कौन सा लेंगे, चतुर्भुज एक लेंगे। कौन सा चतुर्भुज लेंगे,
चतुर्भुज हम लेंगे ए क्यू एम आर, चतुर्भुज ए क्यू एम आर में, चतुर्भुज ए क्यू एम आर में या ए क्यू एम आर से हमारा कोण ए प्लस क्या हो जाएगा, ए हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ए भी 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए क्यू का मान क्या होगा 90 डिग्री और प्लस यम का मान तो ज्ञात नहीं है, और आर का मान की भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बराबर हो जाएगा हमारा 360। अब यहाँ तक, इसके बाद अब आइए आगे देखते हैं। अब हमारा ए प्लस 180 प्लस यम बराबर हो जाएगा हमारा क्या 360 डिग्री। तो ए प्लस यम बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण हमारा कोण ए प्लस कोण यम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। क्या होगा 180 में 360 घट जाएगा, तो यहाँ अगर आपको लिख देते हैं 360 माइनस 180 हो जाएगा ए प्लस यम, 180 डिग्री हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज क्यू आर एम से, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे क्यू आर एम, त्रिभुज क्यू आर एम R1 प्लस R2 प्लस यम बराबर 180, R1 प्लस R2 प्लस यम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हमारा यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर यहाँ पर हो जाएगा यम बराबर 180 माइनस ए, यम बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस ए, तो R1 प्लस R2 यम बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180, 180 से 180 कट गया, तो R1 प्लस R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब पढ़ते हैं आगे। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या विचलन क्या बहुत कम हो, अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में विचलन की स्थिति में जब क्या हो विचलन बहुत कम हो, तब R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा R2। जब विचलन क्या होगा बहुत कम होगा, तो हमारा क्या होगा R1 और R2 क्या होंगे दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो R1 R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा R, I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा I, डेल बराबर क्या हो जाएगा हमारा डेल यम, यहाँ पर डेल बराबर क्या हो जाएगा हमारा डेल यम हो जाएगा क्या डेल बराबर क्या हो जाएगा हमारा डेल यम। तो समीकरण 3 से R प्लस R बराबर ए, यानी 2R बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए, और R बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए बाई 2। अब समीकरण 1 से, फिर समीकरण 1 से डेल एम बराबर 2I माइनस 2R। तो हमारा डेल एम बराबर क्या हो जाएगा 2I माइनस 2 इंटू आर का मान क्या है ए बाई 2, तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, और डेल एम का मान हो जाएगा क्या हमारा 2I माइनस ए, डेल एम बराबर क्या जाएगा 2I माइनस ए, तो हमारा डेल एम प्लस ए बराबर हो जाएगा कितना 2I। तो I बराबर हमारा क्या निकल के आएगा डेल एम प्लस ए बाई 2। अब स्नेल के नियम से अब देखते हैं, जब स्नेल का नियम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा n बराबर होता है क्या साइन I बटे साइन R। तो हमारा हो जाएगा n बराबर I की जगह पर लिख देंगे क्या हमारा I का मान कितना इतना साइन
डेल एम प्लस ए बाई 2 और आर का मान कितना है ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं, हमारा क्या यन का मान हमें निकल मिल गया। यदि कह सकते हैं कि पतले प्रिज्म के लिए, यदि प्रिज्म क्या हो, पतला है, तो पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए यदि क्या हो, प्रिज्म पतला हो तो ए का मान क्या होगा, 10 डिग्री से कम होगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 क्या हो जाएगा, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, डेल एम बटे 2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ए प्लस डेल एम बाई 2। तो हमारा साइन ए बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए बाई 2 लगभग बराबर किसके हो जाएगा, ए बाई 2 के। तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि n बराबर ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई ए बाई 2, 2 से 2 कट गया और हमारा n का मान कितना आ गया, ए प्लस डेल एम बाई ए। तो हो जाएगा हमारा n ए बराबर ए प्लस डेल एम, तो n ए माइनस ए बराबर हो जाएगा क्या, डेल एम। तो हमारा डेल एम बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू ए। तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू ए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, विचलन कोण का मान भी निकाल सकते हैं यदि क्या हो, ए का मान और एन का मान दिया हो, तो ये सब न्यूमेरिकल में यूज होंगे। अब कह रहा सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण यानी परिक्षेपण। कह रहा जब सूर्य का श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश का क्या होता है, मिश्रण होता है। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है क्या है, अनेक रंग के क्या है, प्रकाशों का क्या है, मिश्रण है। अनेक रंगों के प्रकाशों का क्या है, मिश्रण है। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, जो सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरण क्या है, जब किसी प्रिज्म पर क्या होती है, आपतित होती है, तो प्रिज्म के अपवर्तित होते हुए वह अपने घटक के रंगों में क्या होती है, प्रकाश किरण में क्या विभाजित हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब क्या होगी, प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण क्या होगी, विभक्त हो। जब श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है, इसमें क्या होता है, कई रंगों का क्या होता है, मिश्रण होता है, अनेक रंगों का। जब क्या होगी, प्रिज्म पर पड़ेगी तो वह प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रिज्म पर आपतित होती है, तो प्रिज्म से क्या होती है, अपवर्तित होते हुए क्या होती है, यह अनेक रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। मतलब क्या, कई वर्ण में क्या होगा, विक्षेपण हो गया या परिक्षेपण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरा जाता है तो प्रकाश क्या होता है, कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो लिख सकते हैं जब श्वेत प्रकाश की किरण को, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रकाश 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं, या परिक्षेपण कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ग विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तो हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तब भाई बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो हमारा क्या होता है स्पेक्ट्रम से क्या कई रंगों में क्या विभक्त हुआ, वही क्या होगा स्पेक्ट्रम के रूप में हमें क्या होता है प्राप्त होता है। पर्दा लगाने क्या पर्दे पर क्या होगा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो होता है क्या लाल रंग के लिए, यहाँ पर जो लाल रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होगा सबसे अधिक, सबसे क्या होता है अधिक होता है। और विचलन, विचलन क्या होगा, लाल रंग का विचलन क्या होता है सबसे कम, विचलन क्या होता है सबसे कम। लाल रंग के लिए क्या होता है विचलन सबसे कम होता है। और यहाँ पर बैगनी रंग के लिए, जो बैगनी रंग है यहाँ पर क्या है हमारा बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए क्या होता है तरंग दैर्ध्य, बैगनी रंग का क्या होता है तरंग दैर्ध्य क्या होता है सबसे कम होता है, सबसे कम। और विचलन क्या होता है सबसे अधिक, सबसे अधिक। विचलन क्या होगा सबसे अधिक और तरंग दैर्ध्य क्या होगा सबसे कम होता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन बैगनी रंग का क्या होता है सबसे अधिक होता है। जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, जो हमारा प्रकीर्णन होगा बैगनी रंग के लिए क्या होगा सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का, बैगनी रंग का सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रकीर्णन क्या होगा बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा। और लाल रंग का क्या होगा सबसे कम होगा, लाल रंग का सबसे कम, लाल रंग का क्या होगा सबसे कम होता है। तो हम नोट में लिख सकते हैं श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश क्या होता है 7 रंगों में विभक्त होता है और सबसे मध्य में ग्रीन प्रकाश होता है। लेकिन येलो प्रकाश को माध्य किरण या मध्यवर्ती किरण मानते हैं। क्या होता है सबसे बीच में क्या होता है ग्रीन होता है, लेकिन क्या कहते हैं येलो किरण को क्या कहते हैं माध्य किरण या मध्यवर्ती किरण क्या करते हैं मानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब कोणीय वर्ग विक्षेपण करा, कोणीय वर्ग विक्षेपण होता क्या है किन्हीं दो रंगों की निर्गत प्रकाश किरण, मतलब किन्हीं दो रंगों की क्या जो निर्गत प्रकाश किरण है के बीच की कोण को उन रंगों का कोणीय वर्ग विक्षेपण कहते हैं। जैसे क्या हो दो रंग क्या ऐसे प्रिज्म है, प्रिज्म पर क्या है प्रकाश किरण पड़ी, इसमें क्या दो किरण गए क्या होगा 7 रंगों में व्यक्त हुआ, लेकिन क्या दो रंगों के बीच के कोण को क्या कहते हैं कोणीय वर्ग विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार थीटा लाल तथा बैगनी रंग के लिए, जो हमारा थीटा है, थीटा लाल तथा बैगनी रंगों के लिए कोणीय वर्ग विक्षेपण है। जो हमारा थीटा है वो क्या है लाल तथा बैगनी रंग के लिए, जो लाल है और ये क्या है लाल और बैगनी रंग के लिए क्या है हमारा, इसको लाल वाले को क्या किया पीछे, इस लाल वाले को क्या किया हमने पीछे बढ़ाया और फिर बैगनी वाले को क्या किया हमने पीछे बढ़ाया। तो ये थीटा, थीटा क्या है लाल तथा बैगनी रंग के लिए क्या है वर्ग विक्षेपण है। यदि डेल भी तथा डेल आर इन रंगों के लिए क्या अल्पतम विचलन कोण है। डेल भी तथा डेल आर, यहाँ पर क्या है डेल भी तथा डेल आर क्या है, यहाँ पर डेल भी और डेल आर, डेल भी और डेल आर क्या है इनके लिए क्या है अल्पतम क्या विचलन कोण हो। तो डेल भी तथा डेल आर इन रंगों के लिए क्या अल्पतम विचलन कोण हो। तो कोणीय वर्ग विक्षेपण क्या होगा थीटा वर्ग का डेल भी माइनस डेल आर, डेल भी माइनस डेल आर। तो क्या है ये देखिए लाल रंग के लिए और ये पीले और लाल रंग के लिए क्या है, पीले और लाल रंग के क्या हो गया डेल भी तथा डेल आर। लाल तथा क्या बैगनी, लाल है और बैगनी, लाल रंग के लिए क्या है ये, फिर बैगनी रंग के लिए डेल भी, तो डेल भी है ना ये बैगनी रंग के डेल भी और ये लाल रंग के लिए क्या डेल आर। तो क्या होगा कोणीय वर्ग विक्षेपण क्या होगा थीटा बराबर डेल भी माइनस डेल आर। तो यहाँ पर हमारा थीटा और यदि क्या हो
और थीटा बराबर यहाँ लिख सकते हैं डेल भी बराबर होता है डेल भी माइनस डेल आर, या लिख सकते हैं एन भी माइनस एन आर इंटू ए। थीटा का मान ए भी हो सकता है। नेक्स्ट अब आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता होती क्या है। कह रहा किसी प्रकाशिक माध्यम के श्वेत प्रकाश को उसके घटक के रंगों में विभाजित कर पाने की क्षमता को क्या कहते हैं, उस माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। मतलब क्या होगा, कई रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाती है। कह रहा किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता उस माध्यम में बने पतले प्रिज्म द्वारा लाल तथा बैंगनी रंगों की प्रकाश किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय वर्ण विक्षेपण जैसे थीटा हो गया डेल वाई माइनस डेल आर, तथा माध्य प्रकाश पीली किरण के लिए उत्पन्न विचलन कोण क्या डेल वाई के अनुपात के रूप में क्या होता है परिभाषित की जाती है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, वर्ण विक्षेपण बराबर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को क्या कहा है, करा ओमेगा जो होता है क्या आता है थीटा, तथा येलो किरण के क्या आता है डेल वाई, मतलब अल्पतम विचलन कोण के क्या उत्पन्न विचलन कोण के अनुपात के रूप में होता है क्या थीटा, तथा अल्पतम विचलन कोण के मान के बराबर होता है। तो थीटा बटे क्या हो गया इतना, अल्पतम विचलन कोण के क्या होगा अनुपात के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा क्या थीटा का मान क्या डेल भी माइनस डेल आर, थीटा का मान डेल भी माइनस डेल आर यानी डेल वाई हो जाएगा नीचे। तो हमारा होगा ओमेगा बराबर क्या डेल भी बराबर हो जाएगा डेल भी माइनस डेल आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा एन भी माइनस एन आर इंटू ए बटे डेल वाई को लिख सकते क्या एन वाई माइनस 1 इंटू ए। इसे हमारा कट गया और ओमेगा बराबर हमारा क्या आ जाएगा एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। तो ये भी हमारा फार्मूला बनकर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल एम बराबर क्या होता है एन माइनस 1 इंटू ए। तो डेल भी बराबर हमारा क्या हो जाएगा एन भी माइनस 1 इंटू ए, और डेल आर बराबर क्या हो जाएगा एन आर माइनस 1 इंटू ए। तो कितना होगा ए हो जाएगा, इसको क्या डेल भी माइनस डेल आर को क्या करेंगे हल करेंगे तो क्या होगा हमारा एन भी माइनस एन आर आ जाएगा। क्या करेंगे डेल भी के जगह क्या लेंगे हम डेल भी की जगह क्या एन भी माइनस ए, फिर एन आर की जगह क्या रखेंगे क्या डेल आर की जगह पर ए रखेंगे तो क्या होगा हमारा एन भी माइनस एन आर आ जाएगा। तो क्या है हमारा शॉर्ट फॉर्म था। तो यहाँ से क्या करेंगे इन्हीं माध्यमों से क्या कहते हैं हम इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या करा जब प्रकाश का प्रकीर्णन कब होगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसके कणों का आकार क्या प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या बहुत छोटा होता है, तब प्रकाश माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश उत्सर्जन प्रकाश क्या करे ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में क्या कहते हैं विकिरित करने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब क्या हो प्रकाश क्या हो किसी ऐसे माध्यम से गुजर रहा है जिसके कणों का आकार क्या बहुत छोटा हो, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उसकी तुलना में क्या हो कणों का आकार क्या बहुत छोटा हो, तो प्रकाश क्या करेगी ऊर्जा को क्या करेगी अवशोषित कर लेगी, प्रकाश क्या करेगी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी और अन्य दिशाओं में क्या करेगी ऐसे विकिरित करेगी। इसे क्या कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण कर आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, समुद्र तथा महासागरों का जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बादल क्या होते हैं सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है लाल हमें दिखाई देता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और आज का लास्ट टॉपिक है लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम होता है I प्रोपोर्शनल टू 1/λ का पावर 4। ये क्या हमारा लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम है, जहाँ I हमारा क्या है जहाँ I है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता
और हमारा लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। लैम्डा हमारा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली वीडियो हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।